जी ये बी वाली एग्जांपल देखें। जी एजाज पढ़ें। हेलो। यस सर। यस सर। सर ये पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर जो है 37 है। 37 पर तो मेरे पास तो बी में है। सो एग्जांपल्स ना सेक्शन 3 जो है ए में। जी जी वही गोल्डन रूल की जो एग्जांपल्स हैं जी जी ठीक है सर। उसमें जो बी मेरे वाली पास 36 एग्जांपल है। मेरे पास 36 पेज में आ रहा है, वो मैंने प्रिंट निकलवाया है। ठीक है। ठीक है सर। अंडर द मोटर व्हीकल, सर यही है ना? जी जी यही है। जी जी। अंडर द मोटर व्हीकल्स कंस्ट्रक्शन and use regulations 1973, it was an offense to park a motor vehicle overnight on the road with offside driver's side against the curb. 27. Yes, so उसका केस है. However, this is not an offense if a uniformed police officer has given permission. कंटिन्यू करें। However, this is not an offense if a uniformed police officer has given permission to park in this way. In Keene versus Lancaster, the defendant was a uniformed police officer who parked his car overnight with its offside against the curb. He was prosecuted and relied on the defense that he had given himself permission. Rejecting the defense, the court held that permission means that permission had to be given by one person to another. तो बस जी यही तक है। समझ में आया जी सर। क्या कहता है। सर ये एक लॉ है जिसमें ये कहा गया है कि आप रोड के साइड से गाड़ी पार्क नहीं कर सकते जब तक कि कोई पुलिस ऑफिसर आपको परमिशन ना दे। तो एक पुलिस ऑफिसर था जिसने अपनी गाड़ी पार्क कर ली थी रोड ऑफ साइड पे, और उसने कहा था कि मैंने अपने आप को जो है परमिशन दी है। फिर परमिशन वर्ड पे उन्होंने कहा था कि परमिशन का मतलब होता है कि परमिशन कोई दूसरा बंदा दे, बंदा खुद को ना दे। सही है। इसमें यही बात है कि जो उन्होंने कहा था कि इसी चीज को अदालत ने ये होल्ड किया था कि परमिशन जो है वो आप अपने आप को नहीं दे सकते हैं। तो परमिशन के लिए आपको, क्योंकि उसका यही आर्गुमेंट था कि मैंने अपने आप को परमिशन देकर गाड़ी इस तरह खड़ी की है। इन कोर्ट का कहना ये था कि अगर आपने गाड़ी ऐसे खड़ी करनी है तो यू हैव टू बी ग्रांटेड परमिशन बाय अ डिफरेंट पुलिस ऑफिसर, यूनिफॉर्म पुलिस ऑफिसर। अब आ जाए डी के ऊपर, डी वाली एग्जांपल के ऊपर पढ़ें। डी वाली जो है सेक्शन 57 वाली। जी सर। सेक्शन 57 of the Offences Against the Person Act 1861 states, whosoever being married shall marry any other person during the lifetime of the former husband or wife is guilty of an offense. In R versus Allen, the defendant married a second time and was charged under this act. The defendant, relying on the literal rule, argued that since the civil law does not recognize a second marriage if the person is already married, he could not be tried and convicted of bigamy, as any attempt to marry in such circumstance would not be recognized as a valid marriage. This argument called in for the interpretation of the word marry, the and whether the word meant to become legally and lawfully married to other person, or to take part in ceremony of a marriage as the bride or groom. Preferring the second meaning, the court held
the defendant guilty of the offense because someone cannot legally marry another person if he or she is already married. If the literal meaning was followed, then no one could be convicted of the offense of bigamy. ये क्लियर हुआ? जी सर, थोड़ा बहुत तो आप उसको एक्सप्लेन करें. देखिए, इसमें ये हो रहा है कि लॉ क्या कह रहा है कि एनी पर्सन हु इज वंस मैरिड, और वो शख्स जो है वो अपने फॉर्मर हस्बैंड या वाइफ की मौजूदगी में ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन वो दूसरी शादी कंडक्ट करते हैं, तो दे आर गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 57. नाउ इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो क्या होता है कि जो ये डिफेंडेंट साहब हैं ये दूसरी शादी कर लेते हैं और इनके ऊपर ये ऑफेंस बन जाता है. नाउ रिलाइंग ऑन द लिटरल रूल के ऊपर रिलाई करते हुए हिज आर्गुमेंट वाज, अब वो क्या कहता है कि अदालत को कि मेरी जो शादी है, जो सेकंड मैरिज है मेरी, वो कानूनी तौर के ऊपर वो मैरिज नहीं है रिकॉग्नाइज्ड. मतलब कानून की नजर में जो अंडर द सिविल लॉ इट इज नॉट अ मैरिज एट ऑल. ठीक है, दिस इज हिज आर्गुमेंट. अब गौर से इस आर्गुमेंट को सुनिएगा कि अगर मैं शादीशुदा हूं तो मैं शादीशुदा होते हुए मैं दूसरी शादी अगर करता हूं, ये तो ऑफेंस की बात कर रहे हैं ना कि whosoever being married to, तो ऑफेंस की बात हो गई. लेकिन वो इस आर्गुमेंट वाज कि अगर मैं शादीशुदा होते हुए दूसरी शादी करता हूं तो मेरी दूसरी शादी रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है कानूनी तौर के ऊपर, तो ऑफेंस मेरे पे बनता भी नहीं है. There is no offense on me because I am not married. क्योंकि कानूनी तौर के ऊपर मेरी दूसरी आप मेरे पे ऑफेंस अगर लगाना चाहते हैं तो पहले मेरी दूसरी शादी को रिकॉग्नाइज तो करवाएं. अब जब वो आप रिकॉग्नाइज ही नहीं करवा रहे हैं तो there is no question of charging me with the offense. ये उसका आर्गुमेंट था. क्योंकि अब वो वैलिड मैरिज ही नहीं है तो देन देयर इज नो आर्गुमेंट. नाउ अब इस आर्गुमेंट के ऊपर द क्वेश्चन वाज कि यहाँ पर वर्ड मैरी का वर्ड का मतलब क्या लिया जाए, हाउ शुड द वर्ड मैरी बी इंटरप्रेटेड. अब यहाँ पर दो इंटरप्रिटेशंस हैं, दोनों इटैलिक्स में हैं. द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन इज टू बिकम लीगली एंड लॉफुली मैरिड टू द अदर पर्सन. इसका क्या मतलब है कि सिविल लॉ जो है वो मैरिज रिकॉग्नाइज करता है. ठीक है, ये पहली इंटरप्रिटेशन थी. दूसरी इंटरप्रिटेशन जो थी वो ये थी टू टेक पार्ट इन द सेरेमनी ऑफ मैरिज एज द ब्राइड और ग्रूम. नाउ टू पार्टिसिपेट इन द मैरिज सेरेमनी, वेदर और नॉट द मैरिज इज रिकॉग्नाइज्ड, उसके ऊपर सवाल नहीं है. सवाल ये है कि मैरिज की सेरेमनी में एज दूल्हा या दुल्हन पार्टिसिपेट करना, बस यहां तक बात है. नाउ कोर्ट ने यहाँ पे सेकंड मीनिंग को प्रेफर किया, क्योंकि एक मिनट इसको हम साइड में रखते हैं कि व्हाट वाज द अल्टीमेटली द कोर्ट्स कंक्लूजन. अगर आप देखें, अगर आप ये फर्स्ट वाली इंटरप्रिटेशन देखें, जो फर्स्ट इंटरप्रिटेशन है वर्ड मैरी की, तो उसमें ये चीज ऑटोमेटिकली आ जाती है. जाहिर सी बात है, अगर कोई शख्स सेरेमनी ऑफ मैरिज में कर रहा है तो अल्टीमेटली एंड रिजल्ट यही होगा कि वो मैरिज लॉफुली तौर के ऊपर लीगली तौर पर रिकॉग्नाइज होगी. लेकिन इस आर्गुमेंट के ऊपर रिलाई करते हुए उसने इस आर्गुमेंट के साथ ही ट्राइड, द डिफेंडेंट ट्राइड टू कम अप विद द सॉल्यूशन के अगर जब मैरिज ही मेरी रिकॉग्नाइज नहीं है तो देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ चार्जिंग दैट पर्सन विद द ऑफेंस. तो अब कोर्ट ने यहाँ पे जो सेकंड मीनिंग है, द कोर्ट प्रेफर्ड द सेकंड मीनिंग. जब सेकंड मीनिंग के ऊपर आए तो कोर्ट ने कहा कि सेकंड मीनिंग के ऊपर सिर्फ अगर आप सेरेमनी में भी हिस्सा लेते हैं तो यू आर गिल्टी ऑफ द ऑफेंस. क्योंकि कोर्ट का कहना यह था कि अगर हम आपके आर्गुमेंट को अप्लाई करते हैं और उसको उस इंटरप्रिटेशन को फॉलो करते हैं तो देन कभी भी कोई भी शख्स इस कानून के एम्बिट में वो उसका कभी भी ऑफेंस नहीं बनेगा. यहाँ पे अगर हम पढ़ें, प्रेफरिंग द सेकंड मीनिंग द कोर्ट हेल्ड द डिफेंडेंट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस बिकॉज समवन कैनॉट लीगली मैरी अनदर पर्सन इफ ही और शी इज ऑलरेडी मैरिड. इफ द लिटरल मीनिंग वाज फॉलोड देन नो वन कुड बी कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस ऑफ बाइगेमी. तो ये ऑफेंस कभी भी चार्ज नहीं हो पाता अगर डिफेंडेंट के इस आर्गुमेंट को कोर्ट जो है वो अलाउ करती. क्लियर हो गई ये एग्जाम्पल? Yes, sir. Clear? Yes, sir.
तो यहाँ पर ये जो है आपका गोल्डन रूल के जो है अलोंग विद इट्स एग्जांपल्स जो है वो खत्म होता है कि गोल्डन रूल जहाँ पे वर्ड्स जो है वो ऐसे इंटरप्रेट करते हैं, तो वहां पर ये इंटरप्रिटेशन कोड प्रेफर करती है वर्ड्स की एम्बिग्विटी को खत्म करने के लिए, या जो एब्सर्डिटी या कॉन्ट्रेरी टू कॉमन सेंस वाली इनजस्टिस इनकन्वीनियंस वाली चीजें अगर आती हैं, तो उस चीज को दूर करने के लिए कोड जो है वो इस तरह का कंक्लूजन पे ड्रॉ करती है। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं तो वो आ जाता है मिस्चीव रूल। नाउ मिस्चीव रूल पढ़ें। Yes, sir. Mischief rule of construction. The mischief rule is a certain rule within the context of statutory interpretation which the judges can apply in order to discover and determine the legislation's intention. The main aim is to discover the mischief and defect that the statute in question has set out to remedy, and what ruling would effectively implement this remedy. Originating from a 16th century case known as the Haydon's case, the barons of the Esquire resolved as follows: that for that for the sure and the true interpretation of the all statutes in general, be key penal or beneficial, restrictive or enlarging of the common law, for four things are to be discerned and considered. आगे चलें सर? हम्म, What was the common law before the making of the act? First, what was the common law before the making of the act? Second, what was the mischief and defect for which the common law did not provide? Third, what remedy the Parliament hath resolved and appointed to cure the disease of the Commonwealth? Fourth, what is the true reason of the remedy? आगे चलें सर? हम्म, And then, the office of the all judges is always to make such constructions as shall: 1. Suppress the mischief and advance the remedy. 2. Suppress subtle inventions and evasions for continuance of the mischief, and add force and life to the cure and remedy according to the true intent of the makers of the act. सही है। नाउ ये आपका रूल है, और अकॉर्डिंग टू द मिस्चीव रूल जो इसमें जो काम की जो दो चीजें होती हैं, मतलब कि मेनली जो इसका जो क्रक्स है वो इसके पर आता है कि वो कौन सा मिस्चीव एंड डिफेक्ट है जिसको पार्लियामेंट ने कानून बनाकर उस चीज को दूर करने की कोशिश की थी। दिस इज द होल थिंग अराउंड इट। और कंस्ट्रक्शन ऐसी हमेशा होती है कि जिससे वो जो मिस्चीव है, ये जो मिस्चीव एंड डिफेक्ट का जिक्र यहाँ है और आगे भी चल के कि एक आध ऑब्जर्वेशन भी देख लेते हैं कि वो कौन सी मिस्चीव है या कौन सा वो डिफेक्ट है जो एग्जिस्ट कर रहा था बिफोर द पासिंग ऑफ द लॉ, और लॉ जिसकी वजह से लॉ पास किया गया था उस चीज को रेमेडी करने के लिए, ताकि उस चीज को दूर किया जा सके। नाउ लेट्स लुक एट एन ऑब्जर्वेशन। ये क्वेश्चन पढ़ लें, व्हाट वाज द मिसचीफ, और यहां से पढ़ लें ऑल दो से बात को। पढ़े एजाज? एजाज? Yes, sir. Although, sir, हम्म, although the judges are unlikely to propound formally in their judgments the four questions in above mentioned case, the course in applying the rule is essentially asking the question: what was the mischief that the previous law did not cover, which Parliament was seeking to remedy when it passed the law now being revised by the court?
reviewed Now, by the court. एक मिनट. Now, in essence, what is happening over here is कि वो कौन सी चीज है, वो कौन सा ऐसा इविल है, या कौन सी ऐसी चीज है जो कि पुराना लॉ जो है वो इनएडुकेट था, उसको दुरुस्त करने के लिए, उसको रेमेडी करने के लिए, जिसकी वजह से पार्लियामेंट को जरूरत पेश आई कि वो कानून पास और उस चीज को, उस मिसचीफ को, उस इविल को दूर किया जा सके. ये एसेंशियली ये क्वेश्चन होता है, इन एसेंस ये क्वेश्चन होता है कोर्ट के सामने जब वो मिसचीफ रूल अप्लाई करते हैं. Now, अगर हम एग्जाम्पल्स के ऊपर चले जाएं तो चले पढ़ें. एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है? A person जी. A person could not be arrested if found drunk in charge of a carriage on highway under Section 12 of the Licensing Act 1872. In Corkery versus Carpenter, the defendant had been arrested for being drunk in charge of bicycle on the highway. It was held that the bicycle was a carriage and mischief aimed at was to prevent people from using any form of the transport on highway whilst in a state of intoxication. क्लियर है एग्जाम्पल? Yes, sir. बाकियों को भी क्लियर है? सर थोड़ा डिफाइन कर दें तो. कहाँ से? सर यहाँ से द डिफेंडेड हैड बीन अरेस्टेड फॉर बीइंग ड्रंक इन चार्ज ऑफ अ बाइसाइकिल ऑन द हाईवे. इसमें क्या चीज नहीं समझ में आई? डिपेंडेंट जो, ये तो लाइन समझ में आ जानी चाहिए ना आपको. नशे की हालत हाँ सर, में. तो ये बाइसाइकिल को क्या है? मतलब यहाँ से देखें, यहाँ पे हो जी यही सर, जी रहा सर. है कि कैरेज का लफ्ज, कैरेज का क्या माना लिया जाए यहाँ पर, क्योंकि अगर आप लफ्जी तशरीह के ऊपर जाएं या जो है तशरीह को करें, तो कैरेज का मतलब तो या तो होता है क्या कहना चाहिए, वो जो क्या कहते हैं इसको, हॉर्स कार्ट कह लें, या वो जो टांगा होता है उसको कहते हैं. बेसिकली पुराना मायना तो ये है. तो जो है, लेकिन कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे जो बंदा है, देखें, अगर कोर्ट ने यहाँ पे कहा बंदे से क्या मिला है, बंदे से बरामद क्या हुआ, वो किस कंडीशन में था, वो नशे की हालत में था और उसके पास से बाईसाइकिल बरामद हुई. यहाँ पे कोर्ट का कहना यह था कि बाईसाइकिल जो है वो कैरेज की डेफिनेशन में इस वजह से आता है क्योंकि एक्चुअली जो चीज दुरुस्त करने चली थी पार्लियामेंट, वो ये चीज को दुरुस्त करने चली थी. रेमेडी क्या सिचुएशन को करनी थी? वो ये करनी थी कि किसी बंदे के पास, लोगों के पास नशे की हालत में वो हाईवे के ऊपर ना निकले, और नशे की हालत में हाईवे के ऊपर वो कोई ट्रांसपोर्टेशन के जो मोड है वो लेकर ना निकले. तो अगर आप उनसे बाइसाइकिल बरामद हो, या उनसे गाड़ी बरामद हो, या टांगा बरामद हो हाईवे के ऊपर, और वो नशे में है, तो दे वुड स्टिल बी कंसिडर्ड गिल्टी अंडर द पर्टिकुलर लॉ. क्लियर है? जी सर, थैंक यू सर. जी. अच्छा, बी वाली एग्जांपल भी सिमिलर है, वो सिमिलर बेसिस के ऊपर चलती है. जी, बी वाली पढ़े एजाज. जी सर. In Bradford versus Wilson, a man was arrested in his car for glue sniffing. He was convicted with being in charge of a motor vehicle whilst unfit through drink or drugs. He appealed on ground that neither glue nor any its constituents is a drug. Dismissing his appeal, it was observed by the Superior Court that the list of the prohibited drugs mentioned in the Schedule 2 of the Misuse of Drugs Act 1971 could not be taken as a conclusive. The mischief aimed at in the statute was persons being in charge of motor vehicle when they had taken substances impairing the control of their body movements. जी, ये समझ में आया? सर गिलू स्निफिंग मतलब सर? गिलू को गिलू क्या सूंघना. होती है?
ग्लू क्या होती है? जो सर जिससे टाइट करते हैं, पेजेस वगैरह लगाते हैं, वो। हाँ, अच्छा। समझ बॉन्ड सूंघी है कभी? जी सर। जी सर। समझ बॉन्ड सुना है ना नाम? यस सर, ऐसे बहुत सारे मवाली जी हैं। जी सर। सर वो समझ समझ बोल बॉन्ड, नशे होते हैं उसमें, नशा करते समझ, हैं उसका। हाँ तो ये भी तो नशा की कसम है ना। देखे, समझ बॉन्ड या ये ग्लू जो है, इससे भी नशा होता है। अगर आप यू स्टिक को भी खोल के सूंघने और देर तक सूंघे तो आपको उससे नशा चढ़ेगा। अब ऑफेंस वो क्या कर रहा था, वो कर रहा था ग्लू स्टिकिंग। वो मतलब इट वाज नॉट एन ऑफेंस उसके मुताबिक, उसका कहना ये था कि ऑफेंस नहीं है, वो ग्लू स्निफ कर रहा था। नाउ और उसको कन्विक्ट चार्ज किया गया कि ऑफेंस लगाया गया इस लॉ के तहत, जो यहाँ पे मिसयूज ऑफ ड्रग्स एक्ट है उसके शेड्यूल 2 में मुताबिक उसको चार्ज कर दिया गया। अब उसका आर्गुमेंट ये था कि जो चीज मैं कर रहा हूँ गाड़ी में बैठ के, वो लिस्ट पे नहीं आती, उस शेड्यूल की लिस्ट में ग्लू का जिक्र ही नहीं है। ना तो ग्लू, ना उसके कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट स्वयं वो ड्रग है, जिसकी वजह से इंटॉक्सिकेशन की हालत होती है। तो मैं देयरफॉर ही इज नॉट गिल्टी ऑफ द ऑफेंस। लेकिन कोर्ट ने उसकी इस आर्गुमेंट को रिजेक्ट किया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, अगेन आर्गुमेंट वही है, वो वही है पिछले वाला, और वही कोर्ट का कंक्लूजन है मोर और लेस कि एनी पर्सन जो इंचार्ज है मोटर व्हीकल्स के, और उनके बॉडी में ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिससे उनकी बॉडी मूवमेंट्स जो हैं वो इम्पेयर होती हैं, डिस्टर्ब होती हैं, और वो प्रॉपर्ली अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो देयरफॉर दे आर गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। क्लियर होगी बात? सर। जी। सर ऐसे तो गाड़ी का जो पेट्रोल होता है सर, वो भी तो नुकसानकार होता है सर। वो भी आप सूंघेंगे तो आप बेहोश हो जाएंगे सर, वो भी नशा ही है एक किस्म का। वो तो देखो ना, वो तो बात आपकी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फिलहाल तो पेट्रोल का मसला नहीं है ना। वैसे तो गैस से भी हो सकता है, पेट्रोल है, कई चीजें हैं। आप कई चीजें हैं, इसमें क्या है। आप अगर आपको मैं बताऊं, कफ सिरप से नशा नहीं होता? जो कफ के ये जी नजले के सिरप होते हैं, इससे भी तो नशा होता है ना। ये जी भी लोग, सर। या आपको कभी मौका मिले तो आप सर्च कीजिएगा कि लोग कफ सिरप पीकर नशा करते हैं। जब जिसको नशा नहीं, सस्ता नशा जिसको कहते हैं हम, कि नहीं दर मिल रहा है नशा, जो प्रॉपर तरह की ड्रग्स नहीं मिल रही, तो लोग ऐसी पटाख चीजों से भी नशा करते हैं। पर्पज उनका आयोडीन ये, भी पीते हैं सर। हाँ वो भी है, दे जस्ट वांट टू गेट हाई। तो बिल्कुल अब पेट्रोल से भी होता है, कई चीजों से हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो हम हमारा उसके नहीं है ना। लेकिन फिलहाल जिस चीज के ऊपर है उसके ऊपर कोर्ट ने कहा कि बेशक वो चीज शेड्यूल में नहीं आती, लेकिन फिर भी वो जो लिस्ट है वहां पे शेड्यूल में प्रोवाइड की गई है, वो लिस्ट जो है वो कंक्लूसिव लिस्ट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली जो एम है, वो एम यही है कि ऐसे लोग जो अपनी बॉडी को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, इफ दे आर इन स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, लाजमी बात है दे आर अनेबल टू कंट्रोल देयर बॉडी, तो ऐसे लोगों को जो है वो रोका जा सके। ठीक है, जी सर। ओके। अगली वाली मिसाल को देख लेते हैं। 5.5 मिनट है तो एक मिसाल और हो जाएगी। जी। जी सर, अजहर वाली बात भले। जी अजहर, आप पढ़ लें, चलें। डी वाली सर। सी जी वाली, जी जी। सर। In Allet versus Gray, the defendant's डी वाली car सर। was सी 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 डी, डी और ये हम कल सी वाली। पढ़ेंगे। चलो ठीक है सर, मैं पढ़ लूं सर भले, या एजाज पढ़े? नहीं नहीं, आप पढ़े अजहर। In Gallet versus Gray, the defendant's car was parked on the road. It was jacked up and had its battery removed. He was charged with an offense under the Road Traffic Act 1930 of using an uninsured vehicle on the road. The defendant argued he was not using the car on the road as clearly it was not drivable. The court applied
the mischief rule and held that the car was being used on the road as it represented a hazard and therefore insurance would be required in the event of an incident. The statute was aimed at ensuring people were compensated when injured due to hazards created by others. समझ में आई मिसाल? जी सर। बताएं क्या कहती है? सर ये बहुत सारे जो कंट्रीज होते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज, उनमें कानून होता है कि आप अनइंश्योर्ड व्हीकल नहीं चला सकते हो, वहां पे रोड पे यूज नहीं कर सकते। तो वहां यहाँ पे भी सिमिलर ही रेफरेंस दे रहा है कि रोड ट्रैफिक एक्ट है 1930, उसमें एक उसके हिसाब से जो है अनइंश्योर्ड व्हीकल जो है आप रोड पे यूज नहीं कर सकते। और ये एलियट वर्सेस ग्रे केस था। इसमें डिफेंडेंट की गाड़ी जो थी वो थी पार्क थी और उसका गाड़ी जो थी ऊपर की हुई थी, उसने जैक पे और उसकी बैटरी रिमूव थी। उस पे ये चार्ज लगाया गया कि ये अनइंश्योर्ड व्हीकल जो है वो यूज कर रहा है। तो उसने डिफेंस में अपना क्लियर किया था कि वो गाड़ी यूज नहीं कर रहा, बल्कि क्योंकि वो ड्राइवेबल भी नहीं है। तो इसमें मिसचीफ रूल का अप्लाई किया गया था और कार को एज ए हज़ार्ड शो करके, और वो क्योंकि रोड पे खड़ी थी, उसका यूजिंग की डेफिनेशन उस पे इम्प्लीमेंट करके उसको चार्ज किया गया था। ठीक है, अब क्लियर है मिसाल दूसरों को? Yes, sir. जी जी सर। अच्छा, अब आप यहाँ पे अगर देखें तो ये इस चीज के ऊपर इख्तिताम करेंगे इसी बात के ऊपर कि यहाँ पे हो तो लफ्जी तशरीह ही रही है। इसमें कहाँ से लफ्जी तशरीह नहीं होती हुई आपको दिखाई दे रही? क्योंकि अगर वो जो डिफेंडेंट जो बात कर रहा है वो तो लफ्जी तशरीह से बात को निकाल के लेके जा रहा है, लेकिन कोर्ट लफ्जी तशरीह में ही चीज को लेकर आ रही है। देखिए ना, आपकी चीज गाड़ी के कहीं पे खड़ी है तो आप तो इस्तेमाल कर रहे हैं ना उस जगह को, चाहे वो चलाने की हालत में है या नहीं है, लेकिन जगह तो इस्तेमाल हो रही है ना। जी सर, तो हो तो रही अब है। बताएं, हो रही है जब, लेकिन कोर्ट यहाँ पे लफ्जी तशरीह को कह रही है कि लफ्जी तशरीह बेशक अप्लाई हो रही है, लेकिन कोर्ट यहाँ पर जा रही है कि डिफेक्ट कौन सा था जिसको दूर करना था। वो जो डिफेक्ट था उसके पर हम बात करें अगर, तो उसके पर कोर्ट अब कहीं पे, अब आपको केसेस ऐसे अब आगे चल के देखेंगे, कहीं पे यूजिंग द मिसचीफ रूल कोर्ट लफ्जी तशरीह भी कर रही होती है और कहीं पर वो उस लफ्जी तशरीह से बाहर भी निकल के आ रही होती है। हमने अभी ये पिछली मिसाल देखी जो ये ड्रग्स वाली थी, ग्लू स्टिपिंग वाली, ये लफ्जी तशरीह से बाहर निकल के बात आ रही है, जिसको हम लिटरल रूल कहते हैं। कि यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो ग्लू स्निफिंग है वो बेशक शेड्यूल में मेंशन नहीं है, लेकिन वो आ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है इस सी वाली एग्जांपल में कोर्ट कह रही है कि आपकी गाड़ी वहां पे खड़ी है, गाड़ी खड़ी है, तो देयरफॉर आप रोड यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो गाड़ी जो है, ये कोर्ट लुक्ड एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल। इसको दूसरी अप्रोच से लेके चले कि आपकी गाड़ी अनइंश्योर्ड है एंड इट इज देयरफॉर रिप्रेजेंटिंग अ हैजर्ड, तो आप रोड इस्तेमाल कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात? जी सर। ठीक है, इसको यहाँ तक रखते हैं। इंशाल्लाह ताला विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास। मेरा इरादा तो प्लीडिंग्स पढ़ाने का था, लेकिन एक मसला हो गया जिसकी वजह से मैं आज प्लीडिंग्स नहीं पढ़ा सकूं। फिर तो कल प्लीडिंग्स का भी कोशिश करूंगा पढ़ाने की कि कल प्लीडिंग्स हो जाए। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर। ओके, फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।